नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तेनालीराम की कहानी पड़ोसी राज्य से मनमुटाव लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दे तो कुछ कहूँ। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभयदान देते हुए कहा। महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राज्य से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आप पर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया है आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे? उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राज्य से साठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो। मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा। तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नचवा लेता। राजा ने क्रोध में विफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए?
तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं? आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा? तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें, लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार लेकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर है। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी, जादूगर का घमंड। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरत अंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली। क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा, वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंध था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइये को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर छिड़ककर कपड़े से आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी, महामूर्ख। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को
पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनालीराम को चक्कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे में की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वह दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भंग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर झपट ले गया। प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था, ताकि वह चीज महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके तथा रुपए भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर के रंगों को एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर? वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, यह तो बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितना रुपए खर्च करना पड़ा। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वह प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वह राजा से बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपये राजकोष से दे दिए जाएं। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपको वह रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम यह भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा यह सब अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है। बस फिर क्या था। तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, महाराज,
हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 में केवल एक लाल मोर ही मंगाया है और मैं सिर्फ 5,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर ले आया हूँ। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोरों का रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरख धंधा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 लौटाने के साथ ही 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना समूह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने की सनक के चक्कर में 5,000 रुपये भी गंवाने पड़े। प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी अंतिम इच्छा। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ की आम खाने की इच्छा थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृत आत्मा तक अपने आप पहुँच जाता है, ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वह भी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हुए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर लिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं, ताकि वे दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी ब्राह्मण किसकी पूजा करें। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी तथा मंत्रीगणों को यह आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं और ईश्वर की कृपा से किसी को कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं। अतः क्यों न किसी विषय पर चर्चा की जाए कि आप जैसे योग मंत्रियों व दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके। तभी तेनालीराम बोला, महाराज, विषय का निर्णय आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों व मंत्रियों को महाराज का यह प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें कठिनाई क्या है महाराज? ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हैं, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है, एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत लगे। तभी महाराज बोले, तेनालीराम,
क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो या तुम्हारी कुछ अलग राय है? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज, गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं, हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गौ चर्म, गाय की खाल से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चहूं और चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देख महाराज ने घोषणा की कि जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं को पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज, ब्राह्मण के चरण पैर बेहद पवित्र माने जाते हैं, उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है। गलत तो हर हाल में गलत है, महाराज बोले। गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए काफ़ी है। प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी सुब्बा शास्त्री को सबक मिला। एक बार फारस देश से घोड़ों का एक व्यापारी कुछ बेहद उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर विजयनगर आया। सभी जानते थे कि महाराज कृष्णदेव राय घोड़ों के उत्तम पारखी हैं। उनके अस्तबल में चुनी हुई नस्लों के उत्तम घोड़े थे। महाराज ने फारस के व्यापारी द्वारा लाए गए घोड़ों का निरीक्षण किया तो पाया कि वे घोड़े दुर्लभ नस्ल के थे। उन्होंने व्यापारी से सभी घोड़े खरीद लिए, क्योंकि वे अपनी घुड़सवारी सेना को और मजबूत व सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़ों का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़ा देते हुए उसकी अच्छी तरह देखभाल और उसे भली भांति प्रशिक्षित करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि घोड़ों के प्रशिक्षण व भोजन आदि का सारा खर्च राजकोष वहन करेगा। तेनालीराम को जब पता चला तो वह भी महाराज के पास पहुंचा और एक घोड़ा अपने लिए भी मांगा। उसे भी एक घोड़ा दे दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को खल्लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अस्तबल के सामने की ओर भी दीवार उठवा दी। अब अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि न वह घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था और न ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश ही कर सकता था। तेनालीराम ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी, जहाँ से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से तेनालीराम घोड़े को हरी घास दाना पानी देता और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुँह बाहर निकालकर उसे मुँह में दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी भी इसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता। करीब 1 महीने बाद महाराज ने घोड़े की सुध बुध ली और यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार उसकी देखभाल व प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तब सभी सैनिक अपने अपने घोड़े लेकर महाराज के सम्मुख आ पहुँचे। हष्ट पुष्ट व भली भांति प्रशिक्षित घोड़ों को देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि तेनालीराम और उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर उधर निगाहें दौड़ाते महाराज ने पूछा, तेनालीराम कहाँ है? जाओ उससे कहो कि अपने घोड़े के साथ हमारे सामने जल्दी पेश हो। एक सैनिक तेनालीराम के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी से जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन तेनालीराम अकेला ही चल दिया। उसे अकेला आया देख महाराज बोले, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज मैं सभी घोड़ों को मुआयना कर रहा हूँ कि उनकी कैसी देखरेख की गई है। जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ। क्षमा करें महाराज, तेनालीराम बोला, आपने मुझे जो घोड़ा दिया वह घोड़ा गुस्सैल है और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। कहकर तेनालीराम चुप हो गया। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ।
जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे, महाराज ने कहा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़ों की देखभाल मैंने की है और मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के लिए मेरे साथ भेजें। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए तेनालीराम बोला। संयोगवश राजपुरोहित उस दरबार में उपस्थित था। वह राज परिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने वहां आया था। सुब्बा शास्त्री नाम था राजपुरोहित का। क्या तुम तेनालीराम के साथ जाकर उसके अस्तबल से घोड़ा यहाँ ला सकते हो? महाराज ने उससे पूछा। तेनालीराम और सुब्बा की निकटता देख सुब्बा शास्त्री जला भुना करता था और तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता था। वह बोला, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा ले आता हूँ। ऐसे एक घोड़े की तो बात ही क्या, मैं 10 बिगड़ेल गुस्सेल घोड़ों को साथ ला सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ, तेनालीराम बोला। जब सुब्बा शास्त्री और तेनालीराम जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीराम बोला, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपने अश्व शास्त्र का अध्ययन भी किया है। कुछ ही देर में जब तेनालीराम के घर पहुँचे तो सुब्बा शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वर में बोला, हाथ कंगन और आरसी क्या, आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास हो ही गया। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लें, इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला तेनालीराम। तेनालीराम ने भी जैसे उस दिन सुब्बा शास्त्री से पुराना हिसाब किताब चुकता करने की ठान ली थी। इधर जैसे ही सुब्बा शास्त्री ने दीवार में बनी खिड़की में अपना हाथ डाला, तुरंत घोड़े ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दरअसल वह उसकी दाढ़ी को भूसे का ढेर समझ बैठा था। सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा इतनी जोर से खींच रहा था कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंततः अस्तबल की सभी दीवारें तोड़कर वह बाहर निकाला गया, मगर घोड़ा भी कुछ ऐसा हठीला था कि सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी अब भी दबाए था। कोई और रास्ता न देख उन्हें उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुब्बा शास्त्री को यह बात समझ में आ चुकी थी कि पूर्व में जो वह तेनालीराम को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था, उसी का बदला तेनालीराम ले रहा है। वह तो बस मौके की तलाश में था, जो उसे आज मिल ही गया। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तेनालीराम और सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए वह घोड़ा वहां आ पहुंचा। सुब्बा शास्त्री को इस हास्यास्पद स्थिति में देख सभी उपस्थित जन ठहाके मारकर हंसने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी अपनी हंसी पर काबू न कर सके और वे तमाशा लगातार हंसते ही चले गए। लोगों को इस प्रकार हंसते देख वहां मौजूद घोड़े भी तरंग में आकर हिनहिनाने लगे। तेनालीराम का घोड़ा, जो सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए था, भी यह देख हिनहिनाने लगा। जैसे ही घोड़े ने अपना मुंह खोला, दाढ़ी मुक्त हो गई। सुब्बा शास्त्री ने चैन की सांस ली। तभी एकाएक अपनी हंसी को रोक महाराज गंभीर हो गए और बोले, तेनालीराम, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि लोगों को हंसाने के लिए हास्य परिहास किया जाए, बल्कि यह तो अच्छा ही है, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। लेकिन ऐसा परिहास मुझे स्वीकार नहीं जिसमें दूसरे की पीड़ा या कष्ट होता हो। तुमने सुब्बा शास्त्री जैसे विद्वान के साथ जो सुलूक किया है, वह कतई शोभा नहीं देता। यह सराहर शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपी किसी खुराफात का अंदाजा उसी समय लगा लिया था जब तुमने मुझसे घोड़ा मंगाया था, वरना तुम्हें घोड़े से क्या लेना देना। चलो, अपनी गलती के लिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करो। लेकिन इससे पहले कि तेनालीराम क्षमा याचना करता, सुब्बा शास्त्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, तेनालीराम का कोई दोष नहीं, यह निर्दोष है। दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ। मैं तो हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता था और कई बार तो मैंने इसका अपमान भी किया है।
लेकिन मेरे दुर्व्यवहार को यह बेचारा चुपचाप सहन कर गया। एक शब्द तक मुँह से नहीं निकला कभी। यह सब मैंने ईर्ष्यावश किया। इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया अच्छा ही किया। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरी आंखें खुल गई हैं। तेनालीराम ने मुझे सरदा दिखाई है। अपनी बात समाप्त करते हुए सुब्बा शास्त्री ने आगे बढ़कर तेनालीराम को गले से लगा लिया। वहां उपस्थित महाराज और अन्य सभी उन दोनों को गले मिलना देख प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।